हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हंस पुष्ट तंदुरुस्त होंगे और अपने 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी तैयारी में एक रिवीजन के तौर पर मैं भी एक पूरी सीरीज लेकर आ चुका हूँ जिसमें हम क्लास 12th में पढ़ाए जाने वाले कॉमर्स में जितने भी चैप्टर हैं, जिसमें से साझेदारी चैप्टर, साझेदारी यानी पार्टनरशिप अकाउंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको एक रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम आज समझेंगे साझेदारी यानी पार्टनरशिप होता क्या है और पार्टनरशिप किसे कहते हैं, ये किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आइए साझेदारी को समझते हैं। देखिए, साझेदारी को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि साझेदारी होती क्या है। अगर एक आम भाषा में, एक नॉर्मल वे में अगर मैं साझेदारी को डिफाइन करूं, साझेदारी की परिभाषा दूं, तो साझेदारी का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग, टू एंड मोर देन टू, दो या दो से अधिक लोग जब किसी व्यापार को एक साथ करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे हम कहते हैं साझेदारी। जैसे मैं हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी व्यापार को स्टार्ट कर पाऊँ। सपोज करो एक व्यापार है जिसको स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? एक व्यापार है जिसको प्रारंभ करने के लिए, जिसको स्टार्ट करने के लिए, जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब एक व्यक्ति है अमन, जिसके पास मात्र सपोज करिए 2 ही लाख रुपए है। एक व्यक्ति है अमन जिसके पास क्या है? मात्र 2 लाख रुपए है। 2 लाख से ज्यादा उसके पास नहीं है। फिर अब ये अमन जिस व्यापार को स्टार्ट करना चाहता है वो व्यापार स्टार्ट होगा 5 लाख रुपए, लेकिन उसके पास तो 5 लाख है नहीं, उसके पास कितने? 2 लाख रुपए। तो वो क्या करता है, अपने साथ श्याम को जोड़ लेता और श्याम क्या कहता है, ठीक है बाकी बचे हुए 3 लाख रुपए मैं दे दूंगा और हम दोनों साथ में मिलकर इस व्यापार को स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा व्यापार जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हो, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों का की कैपिटल लगी हो, पूंजी लगी हो, जिसमें दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट के हिस्सों को आपस में बांटते हैं, एक निश्चित अनुपात में बांटते हैं, एक रेशियो में बांटते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं साझेदारी अकाउंट। अब साझेदारी अकाउंट के बारे में ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। क्या डेफिनेशन थी? जब दो या दो से अधिक लोग, टू एंड मोर देन टू, दो लोग या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, किसी व्यापार को एक साथ चलाने के लिए सहमत होते हैं, राजी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अमन और श्याम राशि हो गए, एक 5 लाख रुपए से व्यापार स्टार्ट करना है, 2 लाख रुपए अमन ने दे दिए, 3 लाख रुपए श्याम ने दे दिए और क्या करा, व्यापार स्टार्ट कर लिया। अब इसमें कई तरह की शर्तें होती हैं। शर्तें ये होती, सपोज करो अमन ने 2 लाख दिए हैं, इन्होंने 3 लाख दिए हैं, है ना? तो क्या हो, अमन को क्या मिलेगा? प्रॉफिट का कम परसेंटेज मिलेगा। क्या मिलेगा? कम परसेंट में, इसे ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये ज्यादा कर रहा है। जो भी अनुपात ये आपस में बांट लेंगे उस अनुपात के हिसाब से मिलता है। हो सकता है ये लोग कहें नहीं, हम दोनों लोग इक्वल इक्वल करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल करेंगे। अब जो व्यापार है वो या तो इन दोनों के दोनों लोग मिलकर चलाएंगे या इन दोनों में से कोई एक उस व्यापार को चलाएगा। सपोज करो अमन ने और श्याम ने पैसे तो दे दिया अमन को, ठीक है 3 लाख रुपए लो, व्यापार स्टार्ट कर दो, लेकिन याद रखना इस व्यापार को चलाने के लिए मैं नहीं आऊंगा, मैं पैसे दे सकता हूँ, चलाना तुम्हें पड़ेगा। तो अमन राजी होगा, ठीक है मैं व्यापार का पूरा भार व्यापार का मैं उठा लूंगा, आप सिर्फ पैसे लगाइए। ये भी एक साझेदारी के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको साझेदारी की जो परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी। अगर साझेदारी की परिभाषा जो मैंने एक आम तौर पर बताई है, अभी जो अधिनियम के अनुसार साझेदारी परिभाषा है उस पर हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साझेदारी समझ में आ गया होगा, साझेदारी किसे कहते हैं और साझेदारी क्या काम करता है। आगे बढ़ते हैं।
इसकी जो मेन डेफिनेशन है जो अधिनियम के अनुसार, साझेदारी अधिनियम के अनुसार दी गई है, उस पर बात करते हैं। अभी अभी हमने जो साझेदारी की डेफिनेशन थी, आम भाषा में हम लोगों ने साझेदारी को समझा, साझेदारी की डेफिनेशन को समझा कि साझेदारी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम अधिनियम के अनुसार साझेदारी की डेफिनेशन क्या है और ये अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत दी गई है, उसके बारे में समझते हैं। तो देखो, साझेदारी पर जो अधिनियम लागू होता है, जैसे कंपनी पर जो अधिनियम लागू हो रहा है उसमें होता है कंपनी अधिनियम 2013। अभी जो कंपनी अधिनियम जो लागू होता है किसी भी कंपनी पर, वो होता है कंपनी अधिनियम 2013। उसी तरह से साझेदारी पर जो अधिनियम लागू होता है, पार्टनरशिप पर जो अधिनियम लागू होता है, वो होता है साझेदारी अधिनियम 1932। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी कई पूछा जा सकता है कि साझेदारी पर जो अधिनियम लागू होता है वो कौन सा। तो साझेदारी पर जो अधिनियम लागू होता है वो होता है साझेदारी अधिनियम 1932, 1932। ठीक है। अब साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार की धारा 4 में, साझेदारी अधिनियम के 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। यानी अगर क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है, पूछ ले कि साझेदारी अधिनियम 1932 में किस धारा में साझेदारी की परिभाषा दी गई है, साझेदारी की डेफिनेशन को दिया गया है, साझेदारी की डेफिनेशन को बताया गया है, तो वो है धारा 4, वो है धारा 4। अब धारा 4 के अनुसार क्या डेफिनेशन है, आइए उस डेफिनेशन पर नजर मारते हैं। तो सबसे पहला हमारा है साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है, साझेदारी उन व्यक्तियों का रिलेशन है, उन पर्सन का, उन लोगों का एक रिलेशन है, व्यापारिक रिलेशन है, इसको हम एक तरह कह सकते हैं व्यापारिक रिलेशन है, जो ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, ऐसे व्यापार के लाभ को जो उन सबके द्वारा यानी जितने भी पार्टनर है सभी उस व्यापार को सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कोई एक या तो उस व्यापार को चला रहा है या वो सभी लोग उस व्यापार को चला रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सपोज करो एक व्यापार में 2 पार्टनर है, एक अमन है, एक श्याम है, एक कुमार है, 3 कर लेता हूँ। 3 पार्टनर है, तीनों ने कैपिटल लगाई हुई है, तीनों ही इस व्यापार के पार्टनर है। लेकिन जब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन तीनों में से ये तीनों लोग मिलकर, या तो ये तीनों लोग मिलकर इस व्यापार को चलाएंगे, या क्या करा श्याम ने और कुमार ने ये कह दिया भाई हम व्यापार नहीं चला सकते, हम आपको कैपिटल दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने व्यापार नहीं चला रहा है, ये कैपिटल दे दी कि भाई हम भी इसके साझेदार हैं लेकिन हम व्यापार नहीं चलाएंगे। अमन क्या कर रहे हैं, वो पूरे व्यापार को, पूरे बिजनेस को हैंड ओवर किए हुए हैं, पूरे बिजनेस को चला रहे हैं। समझ में आया। साझेदारी में क्या कहा गया, उन सबके द्वारा या जितने पार्टनर्स हैं सभी उस व्यापार को चला रहे हैं, सभी उस व्यापार पर काम कर रहे हैं, या उनमें से कोई एक उस व्यापार पर काम कर रहा है। समझ में आया। हाँ, साझेदारी का मतलब ये नहीं है कि 50 अगर पार्टनर आपके फर्म के 50 पार्टनर हैं तो 50 के 50 पार्टनर क्या करें, उस फर्म को चलाएं। नहीं, उनमें से हो सकता है 2 लोग चलाएं, 3 लोग उस फर्म को चलाएं, बाकी लोग ना चलाएं, कैपिटल दे दें। ये क्या होता है, जब साझेदारी बनाई जाती है, जब साझेदारी बनती है, तो उस साझेदारी में क्या करा जाता है, ये सब चीजें पहले से लिखित प्रारूप के रूप में रिटन में लिखी जाती हैं कि कौन व्यापार को चलाएगा, कितने परसेंटेज में क्या होगा, रेशियो क्या होगा। एक आता है साझेदारी संलेख। क्या होता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख का मतलब यही होता है कि इस साझेदारी संलेख में वो तमाम चीजों को लिखा जाता है कि पार्टनर कितने होंगे, उनका प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा, उनकी प्रॉफिट में कैपिटल कितनी, उनकी कैपिटल कितनी लगी होगी, उस कैपिटल पर कितना उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो कितना ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, लॉस परसेंटेज, लॉस किस तरह से बांटा जाएगा, प्रॉफिट किस तरह से बांटा जाएगा, इन सब चीज़ों को, उनमें से कौन व्यापार को हैंड ओवर करेगा, कौन व्यापार को चलाएगा, इन सब चीज़ों को लिखा जाता है।
तो अभी हम साझेदारी संलेख की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या है? डेफिनेशन हमारी सीधी सीधी हमसे कह रही है कि साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 यानी धारा 4 के अनुसार क्या बताता है? साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है, साझेदारी उन लोगों का रिलेशन है जो ऐसे लाभों को, ऐसे प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में बांटते हैं, जो व्यापार उन सबके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा भी, जरूरी नहीं है अमन ही व्यापार को चलाए, हो सकता है श्याम व्यापार को चला रहे हो सकता है कुमार व्यापार को चला रहे हो, या तो सभी चलाए या उनमें से किसी का, हो सकता है अमन ना चलाए, श्याम और कुमार ही चला रहे हो, या श्याम और कुमार, अमन और कुमार चला रहे हैं, श्याम नहीं चला रहे हैं, या सबके द्वारा या उनमें से किसी के भी द्वारा व्यापार को संचालित किया जा रहा है, व्यापार को चलाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है हमारी साझेदारी की, पार्टनरशिप की एक पूरी डेफिनेशन जो साझेदारी एक्ट 1932 में दी हुई है। समझ में आ गया? हमारी साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो हमारी डेफिनेशन दी गई है, उसके अनुसार क्या कहा गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है, साझेदारी उन व्यक्तियों का रिलेशन है जो ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो व्यापार उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जा रहा है, या उनमें से किसी के भी द्वारा संचालित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साझेदारी व्यापार, यानी पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस की ये थी डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी। अब अगला आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप की? तो पार्टनरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि जो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है। मैं इसको फिलहाल यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखो, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कह रहा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो पहला क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। क्या? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। टू और मोर देन टू पर्सन। टू और मोर देन पर्सन, टू और मोर देन पर्सन कह सकते हैं, टू और मोर देन पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी किसी एक व्यक्ति का नहीं, मैं अकेला व्यापार चला रहा हूं तो ये साझेदारी व्यापार नहीं है। जब तक दो लोग या दो से अधिक लोग नहीं आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, दो से कम अगर कोई है यानी एक सिंगल व्यक्ति है, तो ऐसी चीज को, ऐसे व्यापार को हम लोग क्या नहीं कह सकते? ऐसे व्यापार को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कह सकते, जिसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा उसे संचालित किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति की पूंजी लगी हुई है, ऐसे को हम क्या नहीं कह सकते? ऐसे को हम लोग साझेदारी व्यापार नहीं कह सकते। साझेदारी व्यापार यानी पार्टनरशिप बिजनेस तभी माना जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस को तभी मान्यता दी जाएगी जब उसमें दो या दो से अधिक पार्टनर्स मौजूद हों, दो हों या दो से अधिक हों। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि साझेदारी व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं है तो ऐसा व्यापार पार्टनरशिप अकाउंट नहीं कहलाया जा सकता, ऐसे व्यापार को हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कह सकते। अगला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप का, वो है ठहराव या अनुबंध का होना। देयर विल बी मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट लिखित रूप में नहीं है तो साझेदारी व्यापार में फिर साझेदारी नियम के अनुसार जो मान्यताएं हैं उसको मानना पड़ता है। जैसे कोई भी साझेदारी व्यापार स्टार्ट करने से पहले, कोई भी साझेदारी व्यापार जब स्टार्ट होता है, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जब स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट करना पड़ता है। अब ये एग्रीमेंट होता क्या है?
इस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इस एग्रीमेंट में पहले लिखा जाएगा कैपिटल यानी पूंजी, किन किन साझेदारों द्वारा कितनी कितनी पूंजी लगाई जाएगी। क्या लिखा जाएगा, पहला पूंजी, कितनी कितनी कैपिटल किन किन साझेदार, सपोज करो 5 है तो 5 में से 5 है तो सपोज करो ये 10 रुपए देगा, ये 50 रुपए देगा, ये 30 रुपए देगा, ये 40 रुपए देगा, ये 20 रुपए देगा। इस तरह से मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बड़ा इतने में तो कोई साझेदारी व्यापार सारी सी बात है स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, तो 5 अगर पार्टनर हैं तो पांचों पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, या पांचों पार्टनर एक जैसी कैपिटल लगाएंगे। सपोज करो सभी 10-10 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, या सभी ने अलग अलग तरह से कैपिटल में दिया है पैसा, तो उस तरह का हमें लिखना पड़ता है कि कितना कितना पार्टनर्स जो है ना वो कितने कितने पैसे लगाएंगे। तो समझ में आया, क्या होना चाहिए, एक अनुबंध यानी एक ठहराव होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। उस एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी होती, लाभ क्या होगा। सपोज करो अगला लिखे उन्होंने प्रॉफिट, लाभ, लाभ कितना होगा और वो लाभ किस तरह से लगाया जाएगा, कि प्रॉफिट के रेशियो को किस तरह से बांटा जाएगा, सबको एक जैसा प्रॉफिट मिलेगा या सबको अलग अलग तरह से प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, उन रेशियो के बारे में बात करी जाती है। तो इस तरह से पूरा एक संलेख बनाया जाता है जिसमें हर ठहराव, हर एक अनुबंध को लिखा जाता है, कैसे किस तरह से इस साझेदारी बिजनेस को चलाया जाएगा। तो तुम्हारा दूसरा क्या है, ठहराव या अनुबंध का होना, देयर विल बी मस्ट एंड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा दूसरा लक्षण हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा लक्षण भी यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे लक्षण यानी तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो हमारी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। तो हमारा तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमसे कह रहा है कारोबार का होना। क्या कह रहा है, कारोबार का होना। देयर विल बी मस्ट एन ए बिजनेस। भाई पार्टनर बनने जा रहे हो, आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हो, तो किस चीज पर पार्टनरशिप कर रहे हो, किसी न किसी कारोबार के लिए की गई पार्टनरशिप को ही हम पार्टनरशिप कहते हैं, अन्यथा वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। 4 लोग मिलकर किसी को मारने जा रहे हो तो ये पार्टनरशिप थोड़ी नहीं हो गई, समझ रहे। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, कोई बिजनेस भी तो हो उनके बीच में, क्या हो, कोई बिजनेस भी होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है तो वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आएगा, उसे पार्टनर नहीं कहा जाएगा। 4 लोग मिलकर कहीं डकैती डालने जा रहे हैं, दैट मीन दैट इज नॉट ए बिजनेस, ये पार्टनरशिप नहीं है। 4 लोग मिलकर कहीं घूमने जा रहे हैं, ये बिजनेस नहीं है, ये पार्टनरशिप में नहीं आ रहा है। पार्टनरशिप में आने के लिए आपके बीच में जो आपका जो रिलेशन है ना पार्टनर्स के बीच में, वो कैसा होना चाहिए, वो व्यापारिक होना चाहिए। आपके बीच में कोई व्यापार होना चाहिए, किसी भी तरह का वो व्यापार हो, लेकिन लीगल व्यापार होना चाहिए। इलीगल वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लीगल व्यापार होना चाहिए। और व्यापार होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिजनेस होना चाहिए। किसी बिजनेस के लिए अगर आप आपस में इकट्ठा हुए तभी आपके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट लागू हो रहा है, वरना आप पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आ रहे हो। पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत आने के लिए व्यापार का होना बहुत जरूरी है। किसका होना जरूरी है, व्यापार का होना बहुत जरूरी है। अगर व्यापार नहीं है तो आप पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हो। तो ये हमारा तीसरा लक्षण था। तीसरे लक्षण में क्या बताया था उन्होंने, कि व्यापार का होना अत्यधिक जरूरी है। अगला देखिए, अगला हमारा कह रहा है कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना। कारोबार का जो उद्देश्य है, उद्देश्य लाभ कमाना होना, और उन लाभों को आपस में विभाजित करना।
अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कारोबार का मुख्य उद्देश्य क्या हो। द मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, मेन आपका जो उद्देश्य होगा वो होगा आपका लाभ कमाना। अगर आप किसी सेवा संस्था के लिए आपस में आप 4 लोग बैठ गए और कोई सेवा संस्था आपने खोल दी, दैट मीन वो पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगी। समझ में आया? पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत आने के लिए आपको कोई ऐसा बिजनेस करना होगा जिसका उद्देश्य क्या हो, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। क्योंकि संस्थाएं 2 तरह की होती हैं, एक होती है लाभ कमाने वाली संस्थाएं और एक होती है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ध्यान रखिएगा, 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, पहली प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी 12th की बुक में ये चैप्टर है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना। आपने कोई स्कूल खोल दिया 5 लोगों ने मिलके, तो ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप साझेदारी एक्ट के अंतर्गत नहीं आओगे। आपने कहीं अनाथालय खोल दिया तो ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप किसके अंतर्गत नहीं आओगे, आप कंपनी एक्ट के अंतर्गत नहीं आ रहे हो। कंपनी एक्ट के अंडर में आने के लिए आपको क्या, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आपने बिस्किट की फैक्ट्री डाल दी, आपने साबुन की फैक्ट्री डाल दी, आपने और कोई सी फैक्ट्री डाल दी, आपने कपड़े की फैक्ट्री डाल दी, ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो ऐसा बिजनेस आपको करना होगा, एक ऐसा बिजनेस डेवलप करना होगा, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना होगा जिसका उद्देश्य, जिसका मेन फोकस होगा प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्निंग। अगर प्रॉफिट अर्निंग उसका उद्देश्य नहीं है तो किसके अंतर्गत नहीं आएगा, पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत वो नहीं आएगा, तो वो आपका पार्टनरशिप एक्ट में लागू नहीं होगा। पार्टनरशिप एक्ट में आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका उद्देश्य लाभ कमाना, उन लाभों को आपस में विभाजित करना, जो भी रेशियो आपका तय हो। है सपोज करो 3 लोग हैं, 1:2:3 के रेशियो पर क्या करते हैं, प्रॉफिट को आपस में विभाजित करते हैं। ये कैसे करा जाता है वो मैं आगे जब आपके क्वेश्चंस लगाऊंगा उनमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए। अगर समझ में आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी बच्चे, बहुत से बच्चे इनकम टैक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी आपके चैनल पर आने वाली है। मैं थोड़ा भी बीच में व्यस्त हो गया था जिसकी वजह से वीडियोस रुक गई थी, लेकिन अब नहीं रुकेंगी, अब आप ये वीडियो आती रहेंगी। तो कारोबार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग, दोनों। प्रॉफिट अर्निंग भी होना चाहिए और प्रॉफिट शेयरिंग। जो प्रॉफिट कमा, पहले प्रॉफिट अर्न करो फिर उसको शेयर करो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो, विभाजित करो, जो भी आप आपस में तय करा है। समझ में आया? तो हमारा क्या होगा, हमारा इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या सीखा कि कारोबार का मुख्य उद्देश्य, जो मेन हमारा टारगेट होगा वो प्रॉफिट अर्निंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर होना चाहिए आपके। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके भी हमसे आप पूछ सकते हो। चलाया जाना, कारोबार को या तो कोई वो जो आपको ऊपर या उनमें से किसी जो ऊपर डेफिनेशन में हमने यही बताया था वही नीचे बता रहा है, सेम वही है कि कारोबार जो भी बिजनेस होगा उसको या तो सारे साझेदार मिलकर चला रहे हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं उस बिजनेस को, या उनमें से कोई एक उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, उस बिजनेस में काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे कॉल पर हमसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।